हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट में बताइएगा आपके 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, बी है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, या फिर सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, या फिर ऑप्शन डी अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तो आपको बताना है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ये क्रम जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली अवस्था बताई है संवेदीय पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक के लिए होती है। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो उसके क्रम में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होगा सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को विविध आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को पूरा करने, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संसाधन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने में, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना यानी कि रटना, ये गलत हो जाएगा। अनुकरण या नकल और दोहराना, ये भी आपका प्रभावशाली माध्यम नहीं होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन, ये भी आपका प्रभावशाली माध्यम नहीं होगा। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम होगा वो होगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है, क्योंकि ये छात्रों को गहरी समझ विकसित करने और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो आपको बताना है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि इससे अध्यापक छात्रों की सोच और सीखने की कमियों को समझ पाती हैं और उपचारात्मक शिक्षण के जरिए उन्हें सुधारने में मदद करती हैं। वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर देती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। ठीक है, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो यहाँ पे आपको बताना है समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो अलगाव ये गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अविभेदी समरूपी यानी कि समान निर्देश
सभी के लिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की विविधता का सम्मान करना, उन्हें स्वीकार करना और सीखने के समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक शारीरिक लक्षण है जो पूरी तरह से माता पिता से मिले आनुवांशिक जानकारी यानी कि जीन द्वारा निर्धारित होता है, जबकि समझ का स्तर, रुचि और भावनात्मक परिपक्वता वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के मेल से विकसित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की महोदय का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपको याद रखना है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज वैकल्य, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार या फिर संवेदनात्मक बाध्यता या फिर ऑप्शन डी श्रवण बाध्यता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन यानी कि आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया यानी कि गुणज वैकल्य। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज वैकल्य। आपको याद रखना है ये एक सीखने संबंधी विकार है जो संख्याओं तथा गणित समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? आपको बताना है इनमें से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि सभी के लिए एक सा पाठ्यक्रम, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित उपागम यानी केवल परीक्षा केंद्रित, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनम्य समय सारणी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों, रुचियों, क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्र कठोर रवैया अपनाना, प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, क्योंकि ये सहयोग, विचार साझा करने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। जबकि आप देख सकते हैं अनम्य या कठोर रवैया अपनाना, यह गलत हो जाएगा। प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या फिर ऑप्शन डी मौखिकीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुक्रिया समुच्चय। प्रक्रिया में बाधक आपसे पूछा गया है कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है, तो अनुक्रिया समुच्चय हो जाएगा। अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है? तो आपको याद रखना है किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय एक ही पूर्व निर्धारित या रूढ़िवादी तरीके से सोचने या प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये समस्या समाधान में बाधा डालता है। और जबकि अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण और मौखिकीकरण, ये
समस्या समाधान प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, या फिर ऑप्शन डी अरुचि अधिगम में सहायक है। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रुचि अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में सहायक होती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, नहीं ये बाधक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी देख सकते हैं अरुचि अधिगम में सहायक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रुचि अधिगम में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना की जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना की जाए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे जो सीखना होगा वो प्रभावी नहीं होगा। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, असंबद्ध रूप से नहीं संबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाएगा तो सही होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मूर्त और सरल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक जीवन को अनुभवों के साथ जोड़ा जाए विषय वस्तु को, जिससे अधिगम स्थायी और प्रभावी हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये आपका बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि जिज्ञासा, रुचि और स्पष्टता के लिए चाहत ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात करें आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है रचनात्मक आकलन क्या है। सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। आपको याद रखना है रचनात्मक आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम के दौरान छात्रों की समझ का मूल्यांकन करती है। ठीक है, और सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। पूरे सत्र के अंत में किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन, ये जानने के लिए कि छात्र ने कितना सीखा है और उनकी समग्र समझ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।